यानी अब बताएं ऑनलाइन वालों, आप लोगों को स्क्रीन और आवाज दोनों आ रहे हैं क्लैरिटी के साथ? ओके, सॉरी यार, ये असल में मैंने रिकनेक्ट किया था तो इसलिए वहां चला गया था। चलिए जी सर, आज का जो हमारा वही जो प्रैक्टिस का टॉपिक है वो है सर हमारा रिस्क असेसमेंट। यानी जब आप किसी क्लाइंट के ऊपर जाते हैं, जब भी आप किसी क्लाइंट के ऊपर जाते हैं तो आप रिस्क असेसमेंट के लिए, आप में से कोई बताएगा? क्योंकि आप लोग तो मेरे ख्याल से पेपर के आखिरी मरहले के ऊपर हैं। रिस्क असेसमेंट में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या क्या होते हैं? चलें जी, आपने कहा कि कुछ होती हैं इंक्वायरीज, ऐसा ही है? इंक्वायरीज होती है। मैं बोल रहा हूं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं कहता हूं रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं। मैं प्रोसीजर्स की बात करता हूं, आप कह रहे हैं इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, ऐसा ही है, इंस्पेक्शन होती है, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। वो कहता यह है, वेरी गुड भाई, वो कहता यह है आपको स्टैंडर्ड 315 कि आपने, प्लीज सुनिएगा, ये मैं बहुत क्लैरिटी के साथ तुम्हें आज बता रहा हूं वापस से अगेन। वो कहता यह है कि भाई आप लोगों ने, आप सब लोगों ने, सही है जी, रिस्क असेस करना है। क्या असेस करना है भाई? रिस्क असेस करना है। पर रिस्क असेस कैसे करना है? आपने अंडरस्टैंड करना है एंटिटी को और एनवायरनमेंट को और आपने कहा सर इंटरनल कंट्रोल को, यही है ना? पर एट द सेम टाइम बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि आपने रिस्क असेस करना है, यानी रिस्क असेस करना है, और ये असेस करते हुए आपने कैसे असेसमेंट करनी है? आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी? एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। अब दूसरे कनेक्ट करते हैं उसको यहां पे। मैंने कहा आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपको रिस्क पता लगेंगे। जैसे कि मैं यहां पे खोल खाल के आपके सामने रखता हूं, आपने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, आपको पता लगा कि एंटिटी जो है वो एक्सपोर्ट करती है। तो मैंने कहा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट के गलत यूज होने का रिस्क है। हाँ जी, मैंने क्या बोला? फॉरेन एक्सचेंज रेट के गलत यूज होने का क्या है? रिस्क है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि भाई आपने ये देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के गलत होने का रिस्क है, तो आप लोगों को ये रिस्क कैसे पता लगा? जब आपने अंडरस्टैंड किया। किसको अंडरस्टैंड किया? एंटिटी को। एंटिटी के अंदर भी जब एंटिटी को अंडरस्टैंड किया तो स्पेसिफिकली एंटिटी के ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड किया। यहां पे लिख रहा हूं, आपने क्या किया? एंटिटी के ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड किया। तो आप जब अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे ना, ऐसा में लिखा हुआ है एंटिटी के अंदर किसको अंडरस्टैंड करो? ऑपरेशंस को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप ये रिस्क जो निकाल के बैठे हुए हैं ये लाजमी, ये गलती हुई भी होगी। भाई आपको रिस्क है, हो सकता है कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो, उसमें से एक गलत एक्सचेंज रेट पिक हो गया हो। तो अगर गलत एक्सचेंज रेट पिक हो गया तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी गलत बुक हुआ होगा, ऐसा है? तो लेट से मैं कहूं कि भाई एंटिटी के इंपोर्ट करती है, तब भी फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है। आपको करना बेसिकली क्या होता है? बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन क्लास, फिर देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन। सही जी, ताकि एक रिकैप तो हो जाए, फायदा तो इस क्लास का। खैर, मैंने कहा इंपोर्ट करती है। अगर एक एंटिटी इंपोर्ट करती है तो आप मुझे बताएं, सही है जी, फिर क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट गलत यूज होने का रिस्क है। बट आपका एग्जामिनर या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई शाबाशी नहीं मिलेगी अनलेस के उस रिस्क को आप लिंक करें किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम से। हमेशा आपको क्या करना है बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम से लिंक करना है। भाई मैंने कहा अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, अगर मैं इंपोर्ट करता हूं, तो एक्सपोर्ट के केस में अगर गलती हुई एक्सचेंज रेट में तो क्या हिट होगा? रेवेन्यू का अकाउंट, रिसीवेबल का अकाउंट, रेवेन्यू का अकाउंट, रिसीवेबल का अकाउंट। तो हमने लिखना सीखा है
आपने सिचुएशन पिक की सवाल से, एज एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट्स देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट. सो दिस माइट मैं माइट का वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं? हो सकता है, पक्का नहीं है. तो दिस माइट रिजल्ट इन यूजिंग या बुकिंग रेवेन्यू ओवर स्टेटेड, या यानी दिस माइट रिजल्ट इन ओवर और अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू या इनकरेक्ट बुकिंग ऑफ रेवेन्यू. बात क्लियर है? अच्छा, एज फार एज इंपोर्ट इज कंसर्न, तो इंपोर्ट के केस के अंदर आप लोग मुझे बताएं, जब मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूं ऑल टुगेदर, तो आप मुझे यहां से देख के बताएं कि इंपोर्ट की बात है, तो इंपोर्ट में अगर एक्सचेंज रेट गलत यूज हुआ, नहीं अंडर स्टेटमेंट नहीं, गलत, आप बोलेंगे इन अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है किसका? वैल्यूएशन करता है कि वो ओवर भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है, ऐसा है. अच्छा, अब बात समझे, मैं लिंकेज कर रहा हूं आज आप लोगों को पूरा आइजा खोल के सामने रख रहा हूं प्लेट में. मैंने कहा ये जो आपने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, अच्छा पहले क्या किया, ब्रॉडर एक्सपेक्ट, साथ साथ बोलना, जुनूनी क्लास है. मैंने कहा कि भाई आपने क्या करना है, रिस्क असेस करना है. रिस्क कैसे असेस करोगे? अंडरस्टैंड करोगे किसको? जब इदारे को समझोगे तो पता लगेगा ये करती क्या है, उसके करने में कोई मसले होंगे, वो आपके लिए क्या है, रिस्क है, जो फाइनेंशियल्स को हिट करेंगे. ऐसा ही है. अब मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, जब आप लोग एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन. बात समझ आई? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन. यानी मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं आज की क्लास में, देखो बुकिश बात तो है पर बुकिश बात भी तमीज की है, आप सीखे ना इसको. मैं कह रहा हूं कि भाई आपने रिस्क असेस करना है. गलतियां कैसे पता लगेंगी, रिस्क कैसे पता लगेंगे, जो समझोगे. और समझोगे कैसे? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन. अब जो ये मुझे दो बातें पता लगी हैं, ये मैंने पता है क्या किया होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आता है, तो क्या मेरे लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है? तो क्या मुझे ऐसी कोई भी आके बता के क्या होगा, या मैंने इंस्पेक्शन की होगी, इंस्पेक्शन की होगी, मैंने भाई सीएफओ से पूछा होगा, जरा बताएंगे, वो बोलेगा बताऊंगा क्या, मेमोरेंडम ले जाके पढ़ो उसको खुद. बात समझ आई? तो आपको प्रिपेयर होके जाना है. खैर, अब तुमसे पूछता हूं मैं, मैंने कहा एंटिटी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं. अच्छा, जब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि ये जो कंपनी है ये ऑपरेट करती है हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में. अच्छा, अब ये मुझे कैसे पता लगेगा हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है? मैंने देखा होगा किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, वो किस. तो अगर आपने किसी बच्चे का ये सौभाग्य हुआ हो कि उसने बुक को रीड किया हो, तो उसके बाद बखूबी पता होगी, उसमें लिखा हुआ है अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स. तो आपको वहां से रिस्क कैलिब्रेट, यानी माहौल में जो चल रहा है उसको इदारे पे क्या इफेक्ट है, पकड़ पकड़ के लिस्ट किससे लिंक करो कि यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ईवाई की एग्जांपल दूं, तो वहां पे जब मैं ऑडिट कर रहा होता हूँ ना, मुझसे लाशों की तरह सवाल बिछा देते हैं मेरे सामने, एंटिटी क्या करती है. अच्छा, तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया, फिर बोलेगा अच्छा तूने ही बता दिया एंटिटी क्या करती है, अब तू ये बता कि इसमें से रिस्क क्या है, यानी ऑपरेशन से कौन से रिस्क निकल रहे हैं. बात समझ आई? इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री से कौन से रिस्क निकल रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं. और मैं इसलिए बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने अगर अपनी औकात दिखाई ना, वो तुम्हें बोलेगा बताओ लिंक करके दो मुझे कि किस किस जगह से कहां कहां रिस्क एंटिटी पे आ सकते हैं, गिव सम एग्जांपल्स. तो वहां तुम फंस जाओगे. वैसे तो रट्टा लगा के बैठे हुए हो ना कि हाँ भाई जो मेरे पर इंपोर्ट होगा तो एफएक्स का रिस्क है, एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है. वो तुम्हें ये बोले, ये तुम्हें चीजें समझनी होती है, मेरी बात को पिक करना, जानी हाँ या ना में जवाब देना. मैं कह रहा हूँ तुम्हें एग्जामिनर बोले ये चीजें हैं जो तुम्हें समझनी होती है, एंटिटी, इन्वायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, फिर एंटिटी के अंदर ऑपरेशंस दे दे, तो तुम्हें बोले गिव सम एग्जांपल्स बाय विच यू कैन गेट रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी. और एंटिटी के अंदर बोले ऑपरेशंस को समझ के क्या रिस्क निकल सकते हैं, तो तुमने एग्जांपल देनी है, इंपोर्ट करता है तो ये रिस्क, एक्सपोर्ट करता है तो ये रिस्क. पहले बताओ बात क्लियर है? चलो अब जब कहानी खोली है तो और खोलते, तुम्हारा पूरा 315 रिवाइज कराता हूँ आज. सही जी, मजे मजे से आगे सुने. मैंने कहा क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनियों में घुस घुस के ऑडिट करता हूँ, मुझे एक बात पता लगी, इंश्योरेंस कंपनीज के जब साल का आखिर होता है, क्या बोल रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी के साल का आखिर होता है, वहां पे अचानक से इतना ज्यादा प्रीमियम बुक होता है, इतना ज्यादा प्रीमियम बुक होता है. क्यों? आप बोलेंगे सर क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चला ना. ये है इस इंडस्ट्री का इनहेरेंट रिस्क, इस इंडस्ट्री का
इनहेरेंट रिस्क, क्योंकि पॉलिसी को रिन्यू करवाने के लिए जो एजेंट होता है वो भाग भाग के लाके चेक जमा कराता है। जितने वो चेक जमा कराएगा उसका बोनस का टारगेट पूरा होगा, बोनस का टारगेट पूरा होगा तो उसका कमीशन। तो क्या ये मुझे ऐसे ही पता लग गया? ये मैंने समझा, समझा इदारे को, समझा उसके ऑपरेशंस को, समझा उसकी इंडस्ट्री को समझा। तो वो ऐसे ही नहीं कहता कि इनको समझो, इनको समझने से कुछ तुम्हें मसले पता लगते हैं। अच्छा, तो क्या मैं ये सीएफओ को जाके कहूं तुम लोग चोर हो, या ये रिस्क है? मुझे इस पे काम करना है। कोई भी थर्ड पार्टी आके तुम्हें कहेगा, आईकैप तुम्हारा आके ऑडिट करेगा, तुम्हें कहेगा कि भाई तुमने इस रिस्क पे क्या काम किया, तो तुम बोलोगे मैंने रिस्क ही नहीं निकाला, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो बोलोगे भाई एक इंडिपेंडेंट बंदा अगर काम करे तो वो भी ये रिस्क निकालता, तुम्हें भी वो निकालने चाहिए। यानी ऑनलाइन वालों बात आती है समझ? जल्दी बताओ, जल्दी से। गुड हो गया। अच्छा, यानी ये अभी अब अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग खेल रहे थे कि हमें ये सारी चीजें समझनी होती है। चलो अब यहां से भी लिंक करते हैं एक और। जब तुम इदारे को समझ लेते तो वो कहता है, इदारे को जो समझ रहे हो, तो आप लोगों को, कितने लोगों को ये पता है, अल्लाह की कसम सच बताना, एंटिटी के अंदर वो बोलता है ये भी देखो हाउ इट इज फाइनेंस्ड। सच बताना, अम्मी की कसम है, ये जल्दी से बताओ, ये कितने लोगों को पता है कि ये भी उसमें लिखा हुआ है? ये भी समझो हाउ इट इज फाइनेंस, जल्दी बताओ, खोल खाल के सामने रखते हैं आज। ऐसा है ना? चलो मुझे पता है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ हाउ इट इज फाइनेंस वो क्यों कहता है। आज और खोलता हूँ कहानी। वो कहता है हाउ इट इज फाइनेंस के अंदर वो कहता है कहीं कोई लोन तो नहीं है। लोन है तो क्या होगा? डेट कोवेनेंट्स। तो इसके रेशियोज के ब्रीच होने पे, इसके रेशियोज के ब्रीच होने पे, क्या आपको बात पता है ना कि गोइंग कंसर्न के इश्यूज आते हैं? ऐसा है? चलें जी, चलो अब तुम्हारी सोच से परे एक जगह लेके जाता हूं, सुनो आज गेम। हाउ इट इज फाइनेंस का मतलब है डेट और इक्विटी का मिक्सचर। फिर वो एक और चीज कहता है, ओनरशिप स्ट्रक्चर। क्या कहता है? ओनरशिप स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ ओनरशिप स्ट्रक्चर वो क्यों कहता है। अगर तुमने मजा नहीं आया तो फिर मतलब पैसे तो लिए ही नहीं है मैंने, वैसे ही वापस इधर सुनो। खैर, मैंने कहा कि सर ओनरशिप स्ट्रक्चर सब्सिडरी होल्डिंग नहीं, इससे भी दुनिया आगे है, सुनो। नहीं नहीं नहीं, अब तेरा भाई बोलेगा ना, सुन ले। अब मैंने कहा ओनरशिप स्ट्रक्चर को वो सोचने को प्राइवेट पब्लिक भी नहीं, चलो वन ऑफ कह लो। सबसे अहम बात तो बोलोगे हाँ ऐसा क्या लिंक किया है। ओनरशिप स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी भी है और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की कॉन्सेंट्रेशन फैमिली मेंबर्स के पास है। किसके पास है? फैमिली मेंबर्स के पास है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वही ओनर्स है? जो मेरे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वही ओनर है। दिस इज कॉल्ड ईवाई की जबान में कंसेंट्रेशन ऑफ शेयर होल्डिंग टूवर्ड्स डायरेक्टर्स। कंसेंट्रेशन ऑफ शेयर होल्डिंग टूवर्ड्स डायरेक्टर्स। अच्छा, इससे पता है होता क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट के वीक होने का रिस्क होता है। क्योंकि कल को कोई भंड निकला, आप डायरेक्टर के पास पहुंच गए, या जानिए गलत हो रहा है, तो डायरेक्टर बोले हाँ भाई हो रहा है तो क्या करूं? मैंने कहा मैं शेयर होल्डर को बता दूंगा, बोलेगा बता दे मैं ही हूं। बात समझ आई? तो भाई जब गवर्नेंस और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं ना, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो बंदा बैठा हुआ है फिर उसको बोला जाता है तू क्या कर रहा है, तू तो नौकर है हमारा, हालांकि तू गवर्नेंस पे है, तेरे को मीटिंग की फीस मिलती है, तू ले और सही काम कर। अब जब गवर्नेंस के लिए लोग बैठे हुए हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई, हाँ जी तेरे को मजा आ गया ना, ओके गुड, सुने, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये हम जब इंटरनल कंट्रोल में सीखे थे तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का मसला ही है। क्योंकि माहौल ही ऊपर से टोन सेट होती है ना, ऊपर से टोन खराब होगी तो ये कब होती है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वाकई मसला होगा, ये रिस्क है, रिस्क है, तो वो कह रहा है समझ लो। तो जब आप बात कर रहे होगे क्लाइंट से, जब आप उसको इशू बता रहे होगे, तो ये चीज अपने भेजे में लाजमी रखना। बात क्लियर है? चलें जी, ये भी बात समझ आ गई। फिर वो कहता है कि भाई आपने एनवायरनमेंट को समझा, अब एनवायरनमेंट से आपको पता लगा, अब बात समझिएगा, एनवायरनमेंट में एक और चीज जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। ईवाई मुझे कहता है देखो जरा मार्केट के अंदर, क्या कहता है मुझे, देखो जरा मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ बोलता है सोशल फैक्टर्स भी देखो। क्या देखो? सोशल फैक्टर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है वो? सोशल फैक्टर्स भी देखो। जल्दी बताओ, ऐसा है? जल्दी से बताओ, सोशल फैक्टर्स।
ब्रेकअप वैल्यू नहीं, अभी तो बहुत गलत चला गया, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा, अभी हम बड़ी हाई लेवल की बातें करते तो बोले ब्रेकअप वैल्यू। पहले आता हूँ मैं ब्रेकअप वैल्यू पे, तुमसे पूछता भी हूँ कि तुम्हारा कंसर्न क्या है। सुनो, अब मैं क्या सिखा रहा था तुम्हें, सोशल फैक्टर्स। आ जाओ जी। अब मेरे पास ऐसी जूनियर आया, मुझे बोलता सर यार ये देखे ना हमारे कैनवस के अंदर किसी फजूल चीज लिखी हुई, सोशल फैक्टर से क्या रिस्क आता है। मैंने कहा बेवकूफ, सोशल फैक्टर से बहुत बड़ा रिस्क आता है। और ये मैं तुम्हें वो सारी बातें बता रहा हूँ जो आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुई है। दिस इज जस्ट अ रिविजन, जस्ट अ रिविजन। कॉम्पिटिटर नहीं, देखो ये वही बहुत छोटी बात है, मैंने भी छोटी बात बताई है तुम लोगों को, आप सिखाता हूँ। नहीं नहीं, सोशल फैक्टर मतलब सोशलाइजेशन, तो तुम्हें सिखाता हूँ, तुम लोगों की सोच से परे। आओ जी सीखते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे, सब लोग टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी भाई बोलेगा ना, अभी सुने आप, सब सुनना सही है जी, तुम लोगों को सिखाने आए हो ना, सुने, मजा आ जाएगा, तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा रिस्क, ताकि भेजे में फिक्स हो जाए सब। सोशल फैक्टर्स, मैंने कहा कि भाई आप किसी ऐसी कंपनी का रियल एस्टेट का ऑडिट करने गए जो शादी हॉल रेंट पे देता है। क्या देता है? शादी हॉल रेंट पे देता है, ऐसा ही है। आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो कि मैं तो एक्टिवली देखता हूं ना, मतलब सिर्फ देखता ही हूं, सही है ना, कि आजकल पोस्ट शेयर हो रही हैं कि भाई आप जो है शादी, जो सादा तरीके से शादी करें, हॉल वॉल का खर्चा ना करें। दिस इज अ सोशल ट्रेंड, दिस इज अ, क्या ये सोशल ट्रेंड का इम्पैक्ट इस एंटिटी के ऊपर है? अच्छा, तो मुझे कैसे पता है इस एंटिटी के ऊपर है? आप बोले पहले आपने इसके ऑपरेशंस को समझा है, पहले आपने इसके ऑपरेशंस को समझा है कि कर क्या रही है। शादियों के लिए हॉल दिए जा रहे हैं, अब शादियों के लिए हॉल दिए जा रहे हैं, ट्रेंड चल पड़ा है, मुहिम चल पड़ी है कि भाई अब आप शादी पे खर्चा ना करें, घर पे लोगों को बुलाएं, 10-15 अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाएं और अल्लाह हाफिज कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये एक, अगर आप तुम शॉर्ट एनालिसिस करो तो एंटिटी के लिए एक बिजनेस रिस्क है, एंटिटी के लिए एक बिजनेस रिस्क है। अच्छा आप देखो यहाँ पे, जैसे ताहा ने कहा कि गोइंग कंसर्न इशू, गोइंग कंसर्न इशू तब है जब वाकई में हॉल्स बंद होने लगे। दिस इज एज ऑफ नाउ नॉट अ गोइंग कंसर्न इशू। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सिर्फ शोषा के लिए शादी अच्छी करते हैं, तो ऐसे लोग आप मतलब मिटिगेट नहीं कर सकते, बट एक इम्पैक्ट है। तो क्या आप इसको रिस्क के तौर पे कंसिडर करोगे? यस। तो ये क्या बताया मैंने, सोशल फैक्टर, क्या बताया? सोशल फैक्टर। चलो आज मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इंश्योरेंस, बहुत सारे लोग कहते हैं हराम है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को इंश्योर करा रहे हैं, चीजों को इंश्योर करा रहे हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, एक सोशल ट्रेंड चल पाया है कि हराम है, हराम है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हराम है, हराम है। तो क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा? क्यों आएगा भाई, हराम है तो क्या हो गया, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, लोग उससे कटे आएंगे ना, तो मेरा बिजनेस क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो मेरा रिस्क होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि मेरा रेवेन्यू ओवर स्टेटेड होगा, जबकि होना नहीं चाहिए। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक चीज फेंक दी, तकाफुल, तकाफुल इंश्योरेंस करवा लो। अच्छा, तकाफुल का कॉन्सेप्ट क्या डाल दिया? वेरी गुड, अब बच्चे ने बात बोली ना, दिल जीत लिया। ये जो फलस्तीन की वजह से केएफसी और मैकडॉनल्ड का इश्यू चल रहा है, ठुक गई ना सेल उसकी, जमीन आसमान का फर्क आया उसकी सेल्स में। उनकी आप कंपनी की वैल्यूएशन देखे ना, यूं गई है नीचे। लोगों का परसेप्शन उसके बारे में क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टारबक्स ने तो नाम भी चेंज कर दिया, स्टारबक्स ने तो नाम भी चेंज कर दिया, फिर लोगों ने बोला इसने ये नाम रखा, इससे भी नहीं लेना। तो ये क्या है, सोशल ट्रेंड्स, ये क्या है। तो आपने, अब चलो बात तो सारी घुमा के ये थी कि आप लोगों ने ऑडिट ऐसे ही करना है या पहले समझना है एंटिटी क्या करती है, उसके ऑपरेशंस क्या है, माहौल में क्या चल रहा है, और इन सब का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या है। फिर वो बोलता है, तो आप तकाफुल बता देते हैं, अच्छा तकाफुल बता दूं, ये तो खैर वो तो बिजनेस नॉलेज है, खैर वैसे ही बता देता हूँ दस्ती, क्योंकि हमारा टारगेट है रिस्क को कवर करना है, सही है जी। तकाफुल का ये बताया था कि तकाफुल के अंदर हुआ ये है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है तकाफुल का। मैंने सीएफओ से पूछा जब मैं पहली बार ऑडिट करने गया था, मैंने कहा सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तकाफुल, दिस इज आल्सो इंश्योरेंस। उसने बोला देखो बेटा, इसमें होता ही है कि बहुत सारे लोग मिलके पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा सर प्रीमियम भी तो यही होता है, बहुत सारे लोग मिलके प्रीमियम देते हैं। उसने बोला हाँ होता है जानी, बट आगे तो बात सुन। फिर हम कहते हैं कि भाई जब किसी को जरूरत आती है ना, हमारे किसी भाई को, हम वो पैसा उसको निकाल के दे देते हैं। मैंने कहा सर कसम से इंश्योरेंस में भी यही होता है कि जब जरूरत आती है तो पैसा निकाल के दे देते हैं। तो बस सर वहां पे नाम प्रीमियम है, यहाँ पे नाम
कंट्रीब्यूशन है, वहां पे नाम, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने कहा बस सर यही फर्क है। बोला भाई मौलवी का फतवा है। मैंने कहा सर आपके पास फतवा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, है तो है, अब ऑडिट तो करना है। सही है, तो पहले बताओ बात समझ आई? इंटरेस्ट होता है सब है भाई, टू बी ड्रामा है भाई। जो चीज जिसको जैसे चाहिए वैसे भेज दो, जो चीज जिसको जैसे चाहिए वैसे भेज दो। अब मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, अब मुझे एक बात पता है, सीए फाइनल के अंदर जब बच्चा मेरे पास आता है, बच्चे ने जिद लगा दी सर प्रीमियम लेक्चर, प्रीमियम लेक्चर, C5 1 प्रीमियम लेक्चर, C5 6 प्रीमियम लेक्चर। मैंने कहा ले ले, दे दिया मैंने, बिकने लग गए। पर मैंने उनको मुंह पे कहा पास नहीं हो सकते जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप खुद करते हैं प्रैक्टिस बैठ के। फिर लाइन पे बोलने सर अब आप प्रैक्टिस भी डालें, तो अब रोज मुझे बोलते हैं कि सर एक एक करके आप सवाल की प्रैक्टिस कराएं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो प्रीमियम लेक्चर बनाए थे उसमें एक जगह आके प्रैक्टिस कराता हूँ, एक जगह आके प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि उनको आदत है, पहले में नहीं होती खुद से काम। तो जो कस्टमर को चाहिए वो दे दो। बात समझ आ रही है? तो ये वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। खैर चलें जी, तकाफुल को, इंटरेस्ट को प्रॉफिट कहते हैं। सही है, चलें जी, खैर बैक टू द पॉइंट। अच्छा फिर वो कहता है, अच्छा पहले बताओ जानी यहाँ तक क्लियर है? हाँ अभी भी शाजिल करेंगे ना, रिवीजन प्लान डिस्कस, मेरी जान मेरे पप्पू, पहले ये तो कर लें इधर। चलें जी, अब हम आ गए इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। किसके ऊपर? इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। वो कहता है कि भाई ऑडिट करने से पहले इंटरनल कंट्रोल को भी समझो। किसको समझो? इंटरनल कंट्रोल को भी समझो। अच्छा मैंने कहा यार मैं दिमाग पकड़ के बैठ गया कि इंटरनल कंट्रोल को क्यों समझू। उसने कहा जब इदारा काम कर रहा होता है तो इदारे ने अपने आप को गलती करने से या फ्रॉड होने से बचाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स या पॉलिसीज बनाए होते हैं। अगर वो पॉलिसी और प्रोसीजर बने हुए हैं तो मतलब तुम्हारे फाइनेंशियल्स में गलती होने के चांसेस कम है। अगर वो पॉलिसी प्रोसीजर नहीं बने हुए तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने कहा यार ये वाली बात नहीं समझ आई, चलो वापस से समझाए। भाई मैंने कहा अभी समझते हैं। उसने बोला कि कोई भी इदारा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज अगर रिकॉर्ड करता है तो वो किसी प्रोसेस के जरिए करता है, किसी प्रोसेस के जरिए करता है। अच्छा ये दुकान थोड़ी ना है कि भाई ये चाहिए निकाल के दे दिया, कंपनी है, कंपनी के पूरे सिस्टम होते हैं। अच्छा अब जैसे आप लोगों ने अपनी क्लासेस में सीखा होगा कि भाई जब भी सेल होती है तो सबसे पहले किसी बंदे की क्रेडिट लिमिट सेट होती है या चेक होती है, ऐसा ही है ना? अब हमने कहा इदारे ने ये कंट्रोल इसलिए लगाया क्योंकि नया कस्टमर को अगर मैं उधार पे माल बेचूंगा तो पहले उसकी माली हालत देख लूं ताकि बैड डेट्स ना हो। अगर मैं आप सबसे पूछूं इस कंट्रोल को मैं कटा दूं, इस कंट्रोल को मैं हटा दूं, तो क्या मेरे बैड डेट के चांसेस ज्यादा हो गए? अच्छा क्या ये रिस्क तुम्हें मतलब एंटिटी से पता लगा, इन्वायरमेंट से पता लगा, या कंट्रोल्स को समझ के? कंट्रोल्स को समझ के पता लगा। तो वो कहता है कंट्रोल्स भी तो देखो क्या। चलो लेट्स सी एक और चीज, मैंने कहा ये कंट्रोल भी है। पर जब आगे जाके सेल हो जाती है तो कंपनी इटसेल्फ कोई एजिंग नहीं बनाती। एजिंग का मतलब होता है कौन सा रिसीवेबल कितना पुराना हो गया। अच्छा वो एजिंग नहीं बनाती, तो एजिंग नहीं बनाती तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम है। अच्छा एजिंग नहीं बनाती तो क्या इशू है जल्दी बताओ? ओवर स्टेटमेंट नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच रिसीवेबल हैज बिकम ड्यू एंड विच टू फॉलो अप, विच रिसीवेबल हैज बिकम ड्यू एंड विच टू। तुम उसके पास जाओगे बोलेगा भाई क्या हो गया, दिमाग खराब है, अभी तो ऐसे माल लेके गया और भी पैसे ले रहा है, तो तुम्हारे पास एजिंग ही नहीं है कि तुम उसको बोल सको कि भाई तेरे को तो इतना टाइम हो गया भेजे हुए। बात क्लियर है? तो सर ये कंट्रोल्स नहीं होंगे तो रिस्क ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं कौन सा रिस्क? कंट्रोल रिस्क। ऐसा है जी? वेरी गुड। चलिए जी, अब ये सारी किस्से कहानियां एक फ्रेमवर्क में तुम्हें बताने के बाद हम एक सवाल को देखते हैं, जो बिल्कुल देखो इतना छोटा सा सवाल है, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं जरा पहले आपको इसको भेजूं, बस एक मिनट दीजिएगा। नहीं भाई, ये है सीए फाइनल का सवाल 20 नंबर का। आप प्लीज कंफर्म करें अगर आपके पास ये सवाल आ चुका है ग्रुप के ऊपर। आ गया?
अच्छा देखो टाइम हो रहा है अभी कोई 8:34। मैं आपको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड टाइम दूंगा, गंदी संदी राइटिंग में लिखो। सही है जी? नहीं, खुल खुल जाएगा फोन में। वर्ड फोन है, वर्ड फोन है। आपका खुला? आपके पास भी ख्याल, मेरे ख्याल से एमएस ऑफिस नहीं है। तो मैं इसको जरा स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर भी भेज देता हूँ। सही है जी, ये भी भेज दिया हमने। अच्छा, जब आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई रिस्क इन दी अबव सिचुएशन सवाल की रिक्वायरमेंट है। और अगेन मेरे बच्चों, जब आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो आप उस पर करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर का फजूल मतलब ये नहीं है कि आप सेल्स का इंक्रीज निकाल के बोल दें कि सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय दिस, तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। सेल्स का इंक्रीज होना ओवर स्टेटमेंट का रिस्क नहीं होता। कंपटीशन है, फिर भी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होता है। बात क्लियर है? आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा, कॉम्पिटिटर आपसे अच्छी चीज बेच रहा है, फिर भी आपकी सेल बढ़ रही है, तब ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। क्लियर है? तो ऐसे ही नहीं आपने फायरिंग कर देनी है, आपने सोच समझ के लिखना है। तो आपका समय शुरू होता है अब, आप दस्ती इसको लिख के बताएं मुझे। बुक से आप उसके कंट्रोल्स की लफाजी ऑब्जेक्टिव्स ये सारे याद करें, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, हाउ टू टेस्ट देम। बाकी लॉजिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं। एक एक चीज के कंट्रोल की ड्राफ्टिंग सिखाई है। लिख के बताएं जानी, लिख के बताएं। बर्बाद कर दें चैट बॉक्स को, लिखें। और लिखने का तरीका क्या है? सिचुएशन पिक करनी है और बताना है इसकी वजह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम ओवर स्टेट होगा, अंडर स्टेट होगा, या वैल्यूएशन का मसला होगा। क्लियर है भाई? वेरी गुड अली। इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो अभी तो हमने सीखा, if entity is involved in import of inventory then there is a risk of incorrect valuation of inventory. Very good. And inventory and payable both, बिल्कुल सही। दो लाइन आइटम इफेक्ट होंगे। हाँ वो देखें, वो एक एक करके, जैसे एक हो गया ना ये। कहा लिखते हैं सर, एज द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन इंपोर्ट बिजनेस देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। उसको थोड़ा सही करना था, देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट एंड इन्वेंटरी माइट बी वैल्यूड इम्प्रॉपरली। ओके, उस जैनब लिखती हैं, एज द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन इंपोर्ट बिजनेस देयर मे बी अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ पेएबल एंड आल्सो इनकरेक्ट यूज ऑफ एक्सचेंज रेट। वेरी गुड।
इन्वेंट्री भी लिख सकती हैं आप, इन्वेंट्री इज बीइंग इंपोर्टेड बाय द कंपनी सो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट मे हैव बीन यूज्ड। अच्छा, पर इसमें आपने ये बताना है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और पेएबल का रिस्क है, सही जी, असर्शन से लिंक करना है, यानी लाइन आइटम से लिंक करना है। As the main business of the entity is the import, so there might be a risk of incorrect valuation of foreign exchange rate. Incorrect valuation of foreign exchange rate नहीं होता, valuation किसी चीज की होती है, सही है। आप बोलेंगे there might be a risk of incorrect valuation of inventory and payable as a result of using incorrect exchange rate. समी लिखते हैं entities involved in import of inventory whenever import export is involved, गलत समी, समी ऐसा नहीं, whenever import export is involved उसको नहीं बताओ, एग्जामिनर को बोलेगा मेरे को सिखा रहा है कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बोलो इसमें जो हो रहा है उसका क्या मतलब है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट देयर इज रिस्क इन्वेंटरी ऑब्सोलेंसेस एंड इट मे नॉट बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन भाई। अक्सर लिखती हैं as the entities involved in import there might be a risk of incorrect exchange rate and trade payable. incorrect exchange rate valuation लिखें, valuation लिखें अक्सर नहीं, देखो इसमें यूं लिखते हैं कि there might be a risk of incorrect valuation of inventory and trade payable as a result of using incorrect exchange rate. हाँ, तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट गलत यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से, बस दोनों दोनों हो सकता है। ओके, तकवा लिखते हैं द एंटिटी इन्वॉल्व इन इंपोर्ट ऑफ गैजेट्स देन देयर इज अ रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो ये जो चोरी का जो खदशा होता है ना तकवा, वो तब होता है जब आपके पास फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ना हो। यहाँ पे क्या फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की बात की है बच्चों, जल्दी बताओ। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की बात नहीं की है, तो इफ देयर आर प्रॉपर कंट्रोल्स तो दैट मींस कि देयर इज नो सच रिस्क रिगार्डिंग थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ना आपको फैक्टर्स, ओके, एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन इंपोर्टेशन ऑफ बिजनेस देयर इज अ रिस्क of using incorrect exchange rate which affect the valuation of inventory and people. Very good, Arina. Aviva लिखती है the main business of the company is the importation, so there is a risk of incorrect valuation of inventory due to use of incorrect foreign exchange rate. Since there is an increased availability of the refurbished computers in the market, it creates a risk of impairment of inventory and it might not have been recorded at lower of cost NRV. Very good. अच्छा जी, फुरकान लिखते हैं सेल हैज बीन डिक्रीज बाय 33% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, ऑल्सो द कंपनी फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री सो देयर इज अ रिस्क द इन्वेंट्री गेट इंपेयर्ड। अच्छा भाई ऑनलाइन वालों, आप सब ये बताओ इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का रिस्क अपनी जगह है, ऐसा ही है ना। अच्छा, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का यानी एनआरबी लॉस का रिस्क अपनी जगह इसलिए है क्योंकि आप अबंडन कर रहे हैं अपनी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि मार्केट में एक नया मंजन अवेलेबल है, ऐसा ही है। तो कोई महंगी चीज आपसे खरीदने को तैयार नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकालने आते हैं? हाँ जी आते हैं। हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। अच्छा जी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के लिए आपने इन्वेंट्री रखनी है ऊपर, सीओजीएस रखनी है नीचे, मल्टीप्लाई बाय 365, कितना आता है जी? हाँ जी, हमने कहा कि सर हम यहाँ पे इन्वेंट्री डेज, अच्छा आप प्लीज एट माय रिक्वेस्ट 583 को डिवाइड कर दें 97 से, बल्कि 97 को डिवाइड करेंगे 583 से। वो इन हैंड आके बिकेगी भी तो वो भी तो टाइम काउंट करना है ना कि आने के बाद कितनी बिकती है, यही है ना। तो हम ये कह लेते हैं भाई 61 डेज है, सही है। अच्छा ये कौन सा साल है? 2018। ओके, 2019। इसमें क्या आ रहा है भाई? हाँ जी, इन दोनों को सम करके 388 से डिवाइड करें।
103 दिन। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है डेज बनना, नहीं है ना? तो अब आप लिखेंगे, देखो यही तो कह रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालाइज किया इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंड किया इदारे को। जब एनालाइज किया तो पता लगा कि इन्वेंट्री डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 61 डेज टू 103 डेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इन्वेंट्री डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 61 days to 103 days. This indicates that the entity is facing, this indicates that the entity is facing difficulty in selling its inventory. And this is evident from the fact. अब फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करो, एनालिटिकल की डेफिनेशन, एनालिटिकल की डेफिनेशन है भाई। आप बता दो कोई निग्लेक्ट कर दे इस बात को। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड, बेहतरीन। भाई मुझे एक बात बताओ, एनालिटिकल की डेफिनेशन है ना, कंपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आपको पता है ना कि मार्केट में, एज दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन मार्केट, क्या अवेलेबल है मार्केट में? रिफर्बिश आइटम्स आर अवेलेबल, सो इन्वेंट्री माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो ये आपका रिस्क निकल के सामने आ गया। अब एग्जामिनर बोलेगा बाबू गेम है इसकी, इसको समझ आता है कि पहले रेशियोज भी निकालना है। बात क्लियर है? तो वो सवाल भी ऐसा ही रखेगा और प्रैक्टिकली भी हो रहा होता है ऐसा। बात क्लियर है? चलिए जी, ये तो हो गया ये वाली चीज। नॉन फाइनेंशियल से कनेक्ट नहीं करते तो बेटा एग्जाम में बुला लेता है वापस, फिर कनेक्ट करना पड़ता अगली अटेम्प्ट में। तो आज ही कनेक्ट कर ले। नहीं ना जानी, टर्नओवर डेज उसने दिए। मैं देखो भाई एक सवाल आया मेरे बच्चों, सब सुनो, तुम सबके लिए ये ना सेशन। सवाल ये है कि सर अगर मैं नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर ना करूं उसको, तो आपके जो मार्क्स उसने एनालिटिकल प्रोसीजर के फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल के रखे होंगे वो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा ये रटा लगा क्या है, इसको डेज निकाल के दे दिए और भाई ने गेम कर दी। सही है जी? तो फिर ये जानने के लिए कि तुमने गेम की थी नहीं की थी, वो कब बुलाएगा? अगली एग्जाम में, जो हम होने नहीं देंगे। सही है? तो कंपेयर कर लेना भाई, क्या मुसीबत है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप कहते हैं, बिल्कुल प्लॉजिबल रिलेशनशिप, यानी एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से कंपेयर करना, फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करना, ऐसा ही है। अच्छा, खिजर ने कहा कि सर ऐसे क्वेश्चन क्लास से पहले दिया करें। देखो अगर मैं क्लास से पहले दूंगा ना, तुम ईज में आ जाओगे, रीड कर लोगे, दिमाग चला लोगे टाइम से। मेरे को चलानी नहीं देना। एग्जाम में क्या होगा, पहले से सवाल मिलेगा, एग्जाम में बोलेगा ले लीड के देख के आइयो, यहाँ पे आके सॉल्व करियो। ऐसा तो नहीं है ना। तो हेयर वी व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए हमें? प्रेशर। उस प्रेशर में पिक होता है या नहीं होता? सही है जी? हाँ, टाइपिंग में देर लग जाती है तो उसके लिए भाई बैठा ना फरिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप 10 बजे तक लिखें, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो मसले वाली बात नहीं है। मैं तो 2 बजे तक 3 बजे तक ऑफिस का भी काम करूंगा। चलें, ओके। फर्दर रिस्क देखें, जल्दी मुझे बताएं, इसमें तुम लोगों का वेट कर रहा हूं। To boost the sales, company has started offering extended warranties, which would ideally increase the amount of warranty. However, provision in FS is reduced by 44%. Very good यार, बेहतरीन। क्या जवाब है? बिल्कुल सही फराज, सही पहुंचे। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, हम रीड कर रहे हैं साथ साथ, हाँ सारे बच्चों इधर देखना फोकस के साथ। हमने कहा कि सर जैसे यहाँ पे उषा ने हमें बताया, और उषा कह रही है कि सेल्स को बूस्ट करने के लिए, हाँ अब अभी एक एक करके ना, अभी ये वाला बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, उस पर भी बात करते हैं। अभी तो आ जाए आप सारे बच्चे। वैसे देखो ये सवाल मैंने इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनर का पैटर्न अभी इस तरफ स्विच, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये रिस्क ही है ना सारे सवाल के अंदर। तो ऑल टुगेदर आपको उसमें से रिस्क खंगाल के सामने रखने हैं उसके। और चलो आएगा भी तो इससे हल्का ही आएगा ना, तुम तो इससे भारी सवाल कर रहे हो। सही है जी, खैर आगे। अब यहाँ पे रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है कि एसीएल ने डिसाइड किया है कि वो क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है इंपोर्ट एंड सेल ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड एलसीडी, और कॉन्सेंट्रेट करेगा सर्वर और लैपटॉप पे। सही है जी? इट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ऑल इन वन पीसी।
विच इज नॉट करेंटली अवेलेबल इन द, अच्छा नया मंजन लेके आ रहा है, सही, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आगे सुनिएगा मेरी जान। टू फर्दर बूस्ट द सेल्स, ACL has started offering extended warranties. क्या लिखा हुआ भाई? extended warranties in addition to a 2-year warranty period for all its products at a nominal increase in price. ACL is presently negotiating with its bank to enhancing the running finance facility. अच्छा मैं आप सबको एक चीज सिखाता हूं, आपको याद भी आ जाएगी, एक मिनट रुकिएगा। पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि ये जो सारी बातें हैं कि वारंटी एक्सटेंड हो गई है, मुझे कैसे पता लगी होगी? लिख के बताओ पहले। वारंटी एक्सटेंड हो गई है, मुझे कैसे पता लगी होगी मेरी जान, जल्दी बताओ। इंक्वायरी से, सेल्स टीम की इंक्वायरी से। ये भी सही है, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया हो, अप्रूव किया तो इंस्पेक्शन से, ये सारी चीजें। खैर, ये हो गए हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। ये सब क्यों कर रहा हूं? अंडरस्टैंड करने के लिए, एंटिटी को, इन्वायरमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को। अब जरा मेरी बात समझें। यहाँ पे एक बच्ची ने पिक किया, उषा ने, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी दी है, मेरा दिमाग चलना चाहिए दो स्टैंडर्ड्स पे, IS-37, IFRS 15। IS-37, साथ साथ बोलो, IS-37, IFRS 15। IS-37 आपको कहता है जिस साल की मस्ती है उसी में रिकॉर्ड करो, ऐसा है। सेल इस साल की है तो वारंटी प्रोविजन भी। तो अगर आप लोगों ने मेरा भाई वारंटी एक्सटेंड की है तो आपका प्रोविजन कम होना चाहिए, ज्यादा? अच्छा, अब मैं, मेरा दिमाग चलना चाहिए। मैंने कहा, मैं फाइनेंशियल्स में गया, फाइनेंशियल्स में मैंने देखा मुझे वारंटी कहीं दिख रही है? हाँ जी, ये रही प्रोविजन, बल्कि ये रहा 16 से 9 पे आया है। सर मेरे ख्याल से ये जो प्लॉजिबल रिलेशनशिप है ये सही है या नहीं है? गलत है ना? गलत है, पक्की बात है। तो आपको ये कैसे पता लगा? जब आपने एक अंडरस्टैंडिंग ली और अंडरस्टैंडिंग को देखा फाइनेंशियल्स में, तो आपने दिमाग चलाना है। सॉरी, अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा? सिंस द कंपनी हैज एक्सटेंडेड its warranty period beyond 2 years. However, the provision in the financial statements has been declined from 16 to 9 million. This indicates that the provision might have been understated. ऐसा ही है ना? तो ये लिख के निकल गए, आपको रिस्क पता लग गया। क्योंकि देखो यार, कल को आप बैठे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे रिव्यू कराने आ गए, मैंने बोला हाँ यार वारंटी प्रोविजन कम क्यों हो गया, तो आप बोले सर वारंटी का हमने साल बढ़ा दिए हैं। मैंने कहा भाई क्या पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है, वारंटी के साल बढ़ा दिए और ये कम हो गया। अब मैं इसको दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी आपको कनेक्ट करना सिखाता हूँ। अच्छा देखो, ये सारी बातें सुन के द नॉलेज विच यू आर गैदरिंग आपको सोचने का तरीका सिखा रही है कि सोचना कैसे है। एक और बात सुने, आज की एग्जांपल देता हूं। मैं कुछ इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट करता हूं, तो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एक लाइन आइटम आ रहा होता है, सिंगल ईयर प्रीमियम। जल्दी बताओ क्या बोला मैंने? सिंगल ईयर प्रीमियम। अच्छा, सिंगल ईयर प्रीमियम हो गया इंक्रीज। अच्छा, अब आपने सुना ना सिंगल ईयर प्रीमियम का मतलब, तो आपने कहा कि सिंगल ईयर प्रीमियम का मतलब है एक साल का प्रीमियम। सिंगल ईयर प्रीमियम का मतलब क्या है? मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूं किसी, सही है जी। अच्छा, सिंगल ईयर प्रीमियम मैंने पहले समझा, मैंने बोला यार बच्चे मुझे बता दो सिंगल प्रीमियम होता क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसने बोला सर क्योंकि देखो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक ऑडिट करने का मकसद नहीं है। अब बात समझें, बच्चे ने मुझे बताया कि सर सिंगल ईयर प्रीमियम का मतलब ये होता है कि कंपनी को एक साल के लिए प्रीमियम मिला है, और वो बंदा अगर एक साल में मर गया तो उसको क्लेम मिल जाएगा, और एक साल जिंदा रह गया तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। यानी फिर जो प्रीमियम मिला है वो कंपनी का अपना हो गया, और वैसे भी उनका ही हो गया, पर क्लेम नहीं आया तो नहीं आया। ये क्या एक सट्टा है ना, मर गया तो सही है, नहीं मरा तो खत्म। ये क्या सिंगल ईयर प्रीमियम, ये क्या जल्दी बताओ? सिंगल ईयर प्रीमियम। फिर मेरा दूसरा सवाल था उससे, मैंने बोला ये कौन खरीदता है? उसने बोला सर इंडिविजुअल्स। मेरा दिमाग चलने लग गया,
मैंने कहा यार इतनी इन्फ्लेशन है और कोई 1 साल की पॉलिसी खरीद रहा है, भाई पॉलिसी खरीद रहती है 20 साल की, चलो मरे भी तो 20 साल में मरे ना, 1 साल में तो पैसे जाया हो जाएंगे। नहीं यही बात समझ, भाई 1 साल में क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ पैसे। मैं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी लेके चल रहा हूं। अच्छा आप बात समझिएगा, जब मैंने बच्चे को बोला तो बच्चा कह रहा है कि सर ये इंडिविजुअल्स खरीदते हैं। मैंने कहा एक काम कर, इंडिविजुअल्स खोल, कितने कितने पैसे दिए हैं। तो किसी ने 80 मिलियन दिए हुए, किसी ने 120 मिलियन दिए हुए। मैंने कहा एक इंडिविजुअल ने दिए हैं। मेरा पता है रिस्क कहाँ गया, सुने मैं तुम्हें कनेक्ट कैसे करता हूं तुम सुनना। मेरा रिस्क गया, मैंने बोला यार अगर मेरा ब्लैक का पैसा है और मैं वाइट करना चाहता हूं तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए मैं पॉलिसी खरीद लूं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बचने के लिए पॉलिसी खरीद लूं। अच्छा मैंने कहा मैंने क्या किया, पैसा यहां से रूट करा दिया। तो जब मैंने ये बोला ना कि देखो, तो जो बंदों ने ये पॉलिसी खरीदी हुई थी उनका नाम आ रहा था कुछ ऐसी लिस्ट के अंदर जिनको आप पॉलिसी इशू नहीं कर सकते। तो ये क्या होता, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो रहा था। तो अब मुझे एक बात बताइए, मुझे कैसे पता लगा, अंडरस्टैंडिंग से। जब मैंने समझा ना कि क्या चल रहा है, उसमें हो ही नहीं सकता था, वो चीज हो नहीं सकती थी, वहां पे होनी चाहिए नहीं थी। इतनी महंगाई के अंदर ये कौन आ गया नजूमी जो ये पैसे पे कर रहा है। तो वहां से दिमाग चला। चलिए जी, तो अब मुझे एक बात बताए, पहले ये पूरी ओवरऑल कहानी समझ आई, फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कनेक्ट करना। जल्दी बताओ हाँ या नहीं, जल्दी से। ओके अच्छा अब एक और बात बताओ, एक और बात बताओ सारे बच्चे, कितने लोगों ने इसके अंदर ये रीड किया है कि कंपनी जो है, जो तुम लोगों ने कटा दी इंफॉर्मेशन, कंपनी 2016 तक प्रॉफिट में थी, अब वो क्या आ गई है, लॉस में। यानी 2016 के बाद आज कौन सा साल चल रहा है, 19। आज कौन सा साल चल रहा है बच्चों, 19। मैं बताऊं 17 18 19 कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। मुझे एक बात बताओ, 3 सालों से ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले बताओ कौन सी कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है पहली चीज। इसका करंट रेशियो निकालो, प्लीज निकालो, करंट रेशियो निकालो जल्दी, करंट रेशियो निकालो जल्दी से। करंट ईयर का 0.9, 2018 का क्या आ रहा है। मैंने कहा सर मैं यहां पे लिख रहा हूं करंट रेशियो 2018 का आ रहा है 0.998। ओके, और 2017 का 19 का, बच्चे कह रहे हैं 0.73, 0.86, 0.86 है। सर मुझे ये लगता है कि ये अच्छी पोजीशन है। क्यों अच्छी पोजीशन नहीं है, आपके करंट एसेट्स में कैपेसिटी ही नहीं है करंट लायबिलिटी को पे करने की। तो आपको नहीं लगता कि जब गोइंग कंसर्न का सवाल हमने किया था, गोइंग कंसर्न का चैप्टर किया था, तो गोइंग कंसर्न के अंदर वो क्या कहता है कि व्हाइल यू आर डूइंग रिस्क असेसमेंट कीप एन आई ऑन द रिस्क फैक्टर्स दैट इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उस पर नजर रखें। और वो आपको पता लगता है, वो आपको पता लगता है जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं एंटिटी और उसकी एनवायरनमेंट की। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये कंपनी के हालात वाकयात अच्छे हैं, ये लॉस मेकिंग कंपनी है कितने सालों से, करंट रेशियो अच्छा है बोला है, और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन का मुझे ऐसे भी पता लग रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है और वो नेगोशिएट कर रहा है बैंक से कि मेरी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को क्या कर रहे हैं। अच्छा अब एक और बात बताऊं मजे की, मतलब तुम लोगों को मजा आ जाएगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर याद है, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि सारे आयदास को मिला के तुम्हें एक जगह रख के दे दूं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर जब आप फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं तो मुझे कुछ याद आ रहा है, याद करो। एंटिटी जो है फाइनेंसिंग के लिए जा रही है, एंटिटी फाइनेंसिंग के लिए जा रही है, तो फाइनेंसिंग के लिए जाएगी तो फाइनेंशियल ठुगे पे लेके जाएगी अच्छे। अच्छा अच्छे लेके जाएगी, तो अच्छे लेके जाएगी तो क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर आता है, ऐसा है, ऐसा है ना। तो वो जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी कि सब अच्छा है। जब मैं क्या ये कह रहा हूं कि फ्रॉड हो चुका है, या मैं कह रहा हूं हो सकता है, तो दिस इंडिकेट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर बिकॉज एंटिटी जो है
वो फाइनेंस ऑब्टेन करने जा रही है। तो जब एंटिटी फाइनेंस ऑब्टेन करने जा रही है तो वहां पे एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर एलिवेट होता है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ इसी पैराग्राफ में से कितने रिस्क निकाल लिए। पर अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे बातें की हर सवाल में चिपका दो, अगर होगा तो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ऐसा है। अच्छा भाई शाजिल कहते हैं बैंक से रनिंग फाइनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी का करंट रेशियो कम है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, हो सकता है इससे भी ज्यादा कम हो। और चलो मजे की बात बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, इससे भी ज्यादा ये कब कम होगा? इससे भी ज्यादा कम कब होगा? जब मैं एनआरबी लॉस बुक करवा दूंगा। जब एनआरबी लॉस बुक कराऊंगा तो करंट रेशियो अच्छा होगा और खराब? और खराब। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कोशिश की होगी? या हो सकता है ना की हो। पर मैं तो ऑडिटर हूं ना, शकी हूं, शक के साथ जाऊंगा। ऐसा है। जल्दी बताओ। प्रोफेशनली यू हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल। चले अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपके पास ट्रेड रिसीवेबल के डेज हैं इसमें? हैं तो डेज निकाल के बताओ ट्रेड रिसीवेबल के। मैंने यहां पे लिख दिया सर रिसीवेबल डेज। हाँ जी। 45 थे पहले, और अभी क्या 76? अब 76 इंक्रीज हुए हैं। तो सर मुझे आप एक बात बताएं, क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं? हाँ जी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं। अच्छा जब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं तो आपको मैं बताऊं कैसे पता लग रहा है? प्लीज याद देखो, ये गोइंग कंसर्न के पंगे हैं। अच्छा अब कोई बच्चा गोइंग कंसर्न का चैप्टर खोल के देखे, उसमें ये सब लिखी हुई है कंडीशंस। पर इसमें क्या उसने फेस पे दे दी या आपने खोजनी थी? खोजनी थी। मैं उस दिन चिल्ला चिल्ला के थक गया गोइंग कंसर्न के चैप्टर में कि ये आएगा, ये लिखा हुआ होगा, आपको सामने नहीं दिखेगा, कैलकुलेट करना होगा। आपने बोला पागल है, बोल रहा है बिला वजह। अभी आपने ये बात याद रखनी है। सही है जी। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो आपने नजर रखनी है कि कहीं कोई गोइंग कंसर्न का मसला तो नहीं है। अच्छा अभी तक क्या पूरा सवाल हो गया या फिर एक पैराग्राफ और कुछ इंफॉर्मेशन? एक पैराग्राफ और कुछ इंफॉर्मेशन। पर पहले जल्दी से बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप लोगों को ये बात इस सवाल से क्लियर है कि रिस्क कैसे कैसे आ सकते हैं? और अगेन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको मैंने तुम्हारे लेवल पे, कोई बता दो अल्लाह की कसम कोई सी फाइनल की एडजस्टमेंट है उसमें? कोई है क्या? सब तुम्हारे हिसाब से? तो जो गन खुराबात फाइनल की थी मैंने हटा दी इसमें से, सब तुम लोगों के हिसाब से। बात समझ आ रही है? तो ये ऑल टुगेदर तुम लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, देखो 2 पैराग्राफ रह गए, कि 2 पैराग्राफ तो मैं तुम्हें दे रहा हूं कि तुम करना और फिर मुझसे डिस्कस करना। अब तुमसे 2 ऑप्शंस हैं, कल नया टॉपिक कराऊं, अगले चैप्टर पे मूव हो जाऊं, या फिर रिस्क पे आऊं? सवाल है। क्या कह रहे हैं रिस्क? बच्चे कह रहे हैं रिस्क। रिस्क करा दूं? पक्की बात है। चले तो यानी चल डन हो गया, ये प्रॉमिस है। ये रिस्क यानी आप चाह रहे हैं कि पहले एक मैदान में पक्के हो जाए, फिर आगे मूव हो जाएंगे। पर फिर ये है कि कल भी ऐसा ही सवाल कराऊंगा, कल भी ऐसे ही सवाल कराऊंगा। और हाँ एक फेवर कर दूंगा, कि सवाल जब कराने लगूंगा ना तो उसके 15 मिनट पहले ये भेज दूंगा। सही है? ताकि आप प्रॉपरली लिख के मुझसे क्या करें, जिसके पर 15 मिनट पहले भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। सही जी। चलिए जी, ये प्रॉमिस था आपसे, ये 2 आपने करके ग्रुप पे भेजने और कल मुझसे डिस्कस करना। सही जी, मैं सोल्यूशन नहीं चिपका रहा अभी। चलें जी, लव यू जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टॉपिक भी आपसे ही पूछेंगे ना, पर मैं उस सैम्पलिंग वगैरह कराऊंगा जो खतरनाक है ना। सही है। चलिए बस एक मीटिंग के बाद 10 बजे तक। सही है, चलिए जी, अल्लाह हाफिज। हाँ।